today's Indian handicrafts. In different parts of India, we see different types of handicrafts. Handicrafts include glasswork, ivory work, fabric of different sorts, then wooden toys, terracotta craft, and different sorts of crafts which are famous. Some crafts and arts are so famous that the government of India has given them the GI tag as well. In the list of GI tag, you will find the mention of so many toys or figurines or distinguished type of fabric paintings. A long list of GI tags. So in today's topic, we'll be covering most of those handicrafts. So first will be the glassware. Glassware. Can you tell me any city which is famous for its glassware? Yes. Which city is famous for the glassware? Bareilly. चूड़ियां ये भगवान कृष्ण है, पीछे गाय बनी हुई है। ऑनलाइन में अगर देखा होगा तो एक भगवान कृष्ण का ग्लास स्टैचू है, पीछे गाय है। ठीक है, और एक और शैंडलियर था, तो दिखा देता हूँ आपको। ये सब ग्लास का जो काम है, तो बताइएगा कहाँ का है अभी? हाँ, उसमें पढ़ लिया तो फिरोजाबाद। See, फिरोजाबाद is very famous. पूरी दुनिया में नाम है फिरोजाबाद। मुझे अपना बचपन का ध्यान आता है जब हम लोग वहाँ रहते थे उत्तर प्रदेश में, तो जब मुझे आगरा जाना होता था बाई रोड, तो फिरोजाबाद बीच में पड़ता था। तो एक बार हम लोग बस से जा रहे थे और वो बस वाला संभालने में मेन हाईवे पे पड़ता है, NH2 पर फिरोजाबाद पड़ता है, और कांच की चूड़ियां बन के निकलती हैं फिरोजाबाद में। गली गली में कांच का काम होता है। एक ठेले के ऊपर वो लेकर के जा रहा था और बस उससे टकरा गई। फिर वो तो बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, और पूरी रोड पे कांच ही कांच, कच्चे कांच की चूड़ियां जो होती हैं बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत बेकार क्वालिटी होती है। मगर फिरोजाबाद में केवल चूड़ियां ही नहीं बनती है, कांच का बहुत खूबसूरत सामान बनता है। इतना अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए रहता है, और बहुत सी चीजें रहती हैं कि जो एक कॉमन मैन अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इतना महंगा सामान भी वहां पर बनता है। ग्लास वेयर में रखेंगे, ग्लास वेयर। The first reference to glass making. अच्छा, मेरा वो जैन वाला क्वेश्चन तो रह गया आप लोगों की बातों में। हाँ भाई, बताओ जल्दी से, जैन आंदोलन क्यों चल रहा है? जैन प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है देश भर में? Which sort of tourism? Sir, Religious tourism होता तो फिर तो बात ही क्या होती है? इको टूरिज्म साइट है। झारखंड सरकार का ये एक मसौदा था, एक प्रपोजल था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हाँ, इस पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इको टूरिज्म के लिए, और इससे हम डेवलप करेंगे। बस इस बात पर सम्मेद शिखर जी मंदिर है पारसनाथ में। पारसनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु के नाम पर है, और इतना इंपॉर्टेंट साइट है, कहते हैं 24 तीर्थंकरों में से 20 ने केवल ने पारसनाथ नहीं हासिल किया था सम्मेद जी। ठीक है, तो वो, और दूसरा 2 इश्यू में उनके एक ही बताया। गुजरात का आपने नहीं देखा? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था। हाँ, कौन सा? निकालो। इसी के मैं कहता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि मुझे अपना टाइम खर्च करना पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है। कभी आप देखना दिल्ली की किसी कोचिंग सेंटर का ना कोई वीडियो उठा करके देख लेना, कोई भी बड़ी से बड़ी का, उसमें आपको कभी भी कोई फैकल्टी किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछता हुआ नहीं दिखेगा। कोई भी फैकल्टी किसी बच्चे से सवाल नहीं पूछता है। उसके पीछे कारण जानते क्या है? क्योंकि उस फैकल्टी को कोई इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चे को आता क्या है। उसकी जेब में बस पैसा पहुंचना चाहिए, बस वो बहुत खुश है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है।
हमारे लिए पैसा उतना जरूरी है जितना जिंदगी चलाने के लिए, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत सी चीजें आप लोगों को दी जाती है, वो वहां पे कोई देगा भी नहीं। अपनी तरफ से थोड़ा सा न्यूज सुना करिए क्यों चल रहा है। तो पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ प्रोटेस्ट चल रहा है जैनियों का, और वो भी जैन समाज ऐसा जो इतना शांति प्रिय है। जूनागढ़ देख रहे हैं क्या गुजरात में? अभी गिर गिर नेशनल पार्क दिखा? अच्छा, यस। तो आपको यहाँ पे शत्रुंजी मिलेगा, शत्रुंजी, सदर्न गुजरात मिला। भावनगर, भावनगर के साउथ में एक जगह पालिटाना, पालिटाना मिला भावनगर के साउथ में। पालिटाना में ही वो मंदिर है जो अभी उन्होंने बताया कि डिस्ट्रॉय किया गया है, पालिटाना मंदिर। तो इसे शतरंजी तीर्थ कहते हैं। शतरंजी में 23 तीर्थंकर गए, उन्होंने उस पहाड़ी पर, वो जो एरिया जो शतरंजी हिल्स है वहां पर वो 23 तीर्थंकर गए थे, केवल एक तीर्थंकर नहीं गए, उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता है, एंड ही वाज नेमिनाथ। नेमिनाथ को छोड़कर के बाकी सारे 23 तीर्थंकर उस मंदिर में गए थे। तो ये कोई आम तीर्थ नहीं है। ये जो शतरंजी नदी बह रही है और गल्फ ऑफ खंबाट वाला एरिया है, एक्चुअली जो शिखरजी है और जो शतरंजी है इसे श्वेतांबर पंच तीर्थ बोलते हैं, श्वेतांबर पंच तीर्थ। तो ये 5 तीर्थ है बेसिकली, शिखरजी है, अष्टपद है, गिरनार है, दिलवाड़ा, शतरंजी है। तो इसके बारे में जरा देखिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छी बात नहीं है, बहुत दिन पहले मैंने बोला था, मुझे लगा 10 दिन में आपने देख लिया होगा। देखिए कंटिन्यू राइटिंग। The first reference to glass making was found in, the first reference to glass making was found in the Indian epic Mahabharat. The Indian epic Mahabharat. Full stop. In Satpat Brahmana, ये जब वैदिक पीरियड आपको पढ़ाऊंगा एंशिएंट इंडिया में, तो आपको ब्रह्मणा बता दिया जाएगा क्या है। In Satpat Brahmana, the term used for glass was कांच और काच। कांच, that is KANCH और KACA, कांच और काच। It seems that the glass industry had made a foray in optical lenses. It seems that the glass industry had made a foray, F-O-R-A-Y, foray in optical lenses, as we find references in Vyas Yoga Charit, as we find references in Vyas Yoga Charit. चश्मा सबसे पहले जो रेफरेंस मिलता है वो व्यास योग चरित में चश्मे का रेफरेंस मिलता है। तो जब हम चश्मा लगाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि व्यास योग चरित में चश्मे का सबसे पहला रेफरेंस मिलता है संस्कृत टेक्स्ट में। ठीक, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। The most exquisite ones are made in Hyderabad. The most exquisite ones are made in Hyderabad. इसमें कोई एक चीज मिसिंग है, तो इसको वंस हटा दीजिए, वंस की जगह पे लिख दीजिए द मोस्ट एक्विजिट ग्लास बेंगल्स। वंस में आप समझ नहीं पाएंगे। द मोस्ट एक्विजिट ग्लास बेंगल्स आर मेड इन हैदराबाद एंड आर कॉल्ड चूड़ी का जोड़ा। ये चूड़ी का जोड़ा है, चूड़ी का जोड़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, देखो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी में, एक ही ऐसे नाम रखते हैं, फिरोजाबाद है, फर्रुखाबाद है, फैजाबाद है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। फिरोजाबाद कांच के लिए फेमस है, फैजाबाद अवध में है, अयोध्या वहां पर है, और तीसरा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कौन सी जगह? कंपिल, कंपिल के लिए वो फेमस है। देखिए फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास chandeliers, glass chandeliers and other decorative pieces, and other decorative pieces. Full stop. Saharanpur is famous for
पंचपोरा ग्लास टॉयज सहारनपुर इज फेमस फॉर पंचपोरा ग्लास टॉयज। ये देखिए पंचपोरा, ये तो जैसे मछली बनी हुई है, ठीक है। ये आपको ईयररिंग्स लग रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कांच का एक स्टैम्प बना दिया, पेड़ का स्टैम्प, उसमें ये हुक लटका देंगे, चिड़िया होंगी, तो एक बड़ा सा कांच का स्टैम्प है और उसमें कांच की चिड़िया लटक रही है, या एक वास है उसमें कांच के फूल लटक रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सहारनपुर में बहुत, आज मुझे जब मैं पंचकोरा के लिए फोटो ले रहा था तो मुझे ध्यान आया, एक हम लोगों के बहुत पहले आई थिंक टूट गया कभी, वो एक रहा था, उसमें बहुत सारे मोर लटकते थे कांच के, जितना बड़ा था उसमें मोर लटका करते थे, वो बेहद खूबसूरत था। उस टाइम में हमें मालूम ही नहीं था कि इसे पंचकोरा बोलते हैं, सहारनपुर का ही फेमस है, ठीक है। पंचकोरा ग्लास टॉयज फॉर चिल्ड्रन। मुझे लगता है ऐसे खिलौने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए खेलने के लिए, कांच के खिलौने बच्चों के लिए दिए, हम लोग तोड़ो ले और अपने मार ले तो खेल हो जाएगा। मम्मी पापा तो दोनों ऑफिस जाते हैं आजकल, तो घर पे तो कोई रहता नहीं है। देखिए पटना ऑल्सो प्रोड्यूसेस peculiar type of glass beads. Patna also produces peculiar type of glass beads called tikuli. Tikuli. ये बीड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर ये पेंटिंग की हुई है, टिकुली, टिकुली आर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो टिकुली पेंटिंग आ जाए या टिकुली बीड्स आ जाए तो आप समझ लें कि बिहार से रिलेटेड है, पटना से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट। फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट, देखिए फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट इज ऑफ बंधनी और बंदेज। बंधनी और बंदेज, बंधनी और बंदेज, which is a tie and dye technique, which is a tie and dye technique. It is popular in Rajasthan, Gujarat, and some states of South India. Rajasthan, Gujarat, and some states of South India. पीछे आप देख पा रहे हैं बंदेज का प्रिंट है, ठीक है। जिसे बहुत सी जगह पे चुनरी बोला जाता है, और चुनरी एक्चुअली वो प्रिंट नहीं होता है, चुनरी प्रिंट बोलते हैं लोग इसे। चुनरी एक तरीके का कपड़ा है, चुनरी कपड़े के क्वालिटी से डिसाइड होती है, ना कि प्रिंट से। प्रिंट जो है वो बंधनी या बंदेज कहलाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, tie and dye technique resulting into ripples or wave-like pattern in fabric. Tie and dye technique resulting into ripples or wave-like pattern in fabric is called lehariya. Is called lehariya. ये देखिए ये लहरिया होता है, जैसे लहरिया का इन्होंने साफा बांधा होता है, तो ये लहर का मतलब इन्होंने क्या किया, उसको रोल किया कपड़े को और उसके ऊपर रस्सी बांध दी जगह जगह, और फिर उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग कलर की डाई में भिगाया गया, और फिर उसको सुखा दिया गया, और फिर जब खोला गया तो उसमें अलग अलग शेड्स के वो वेव्स आ जाएंगे, लहर आ जाएगी, तो कपड़ा लहरिया कहलाएगा। तो राजस्थान में जयपुर के लिए, जयपुर में फेमस है। देखिए दिस इज यूजुअली मेड इन जयपुर एंड जोधपुर, यूजुअली मेड इन जयपुर एंड जोधपुर। जोधपुर के महाराज गज सिंह जी की तस्वीर है, इन्होंने लहरिया का साफा बांधा हुआ है, और अब आपको दिख जाएगा कि एक ये लहरिया का साफा है और दूसरा बंदेज का साफा मैं आपको दिखा दूं, तो बंदेज, ये बंदेज। तो लहरिया में आपको वेव्स मिलेंगी जबकि बंदेज में बीड्स जैसे, ठीक है। और यही अगर डॉट्स आ जाएंगे तो उनको बोलते हैं पोल का डॉट्स, पोल का डॉट अलग होता है, तो तीन चीजें हो जाती हैं, ठीक है।
कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? लग रहा है? वैसे ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत कम, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है, मगर जिस तरीके से प्रीलिम्स में डेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं डेडली बोलता हूँ, मार के गिरा देने वाले, लाशें बिछा देने वाले सवाल होते हैं ये। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कल एक व्यक्ति सबसे पूछ रहे थे और उस पे शाम की बात है कि सर इकोनॉमी के लिए वो बता दीजिए इम्पोर्टेंट। सबने हाथ खड़े कर दिए अपने, सब बोले कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब छोड़ दो। कोई क्या जवाब दे आपको इस आपके सवाल का? प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है? मेंस का होता है टॉपिक, हम कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, और मेंस में प्रेडिक्शन चल भी जाता है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि मालूम है इसमें इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, अदरवाइज तो कोई क्या करेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड पॉइंट, तो जयपुर और जोधपुर का एरिया ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट, अनदर टाई एंड डाई इज इकत, IKAT, इकत। अनदर टाई एंड डाई इज इकत। It is also known as resist dye method. It is also known as resist dye method. Major centers of this work are Andhra Pradesh, Telangana, Odisha and Gujarat. ये सब इकट्ठा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा एंड गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट, इन आंध्र प्रदेश there is a famous fabric art known for the vegetable dyes for deep colors. In Andhra Pradesh there is a form of fabric art known for the use of vegetable dyes for deep colors. So stop. It is known as kalamkari. Prelims में question बना हुआ है. It is known as kalamkari. कलमकारी, ये होती कलमकारी। तो कलमकारी पेंटिंग भी है, और ऐसे के ऐसे पूरे प्रिंट मिल जाते हैं कलमकारी के। इसी तरीके का, इस तरीके की साड़ियां, इस तरीके का जो सूट है, तो उसका दुपट्टा, पूरे पूरे पे कलमकारी पेंटिंग बनाई हुई है, और ये बहुत महंगी है। ठीक है, कलमकारी इतना, पेंटिंग भी बड़ी महंगी बिकती है, और इस प्रिंट के जो कपड़े हैं वो भी, क्योंकि ये काम होता है हाथ से किया जाने वाला। ये मशीन से होगा तो उसमें वो वाली बात नहीं आएगी। मशीन से तो केवल एक छाप जैसी जाती है, एक पैटर्न है, उसे कपड़े पे लिया, छाप दिया, उसमें वो मजा नहीं आया। अलग अलग पैटर्न्स जो हाथ से बनाए जाते हैं, उसमें पेंट किया जाता है, उसकी बात अलग होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, बाटिक आर्ट इज फेमस। Batik art, BATIC, Batik art is famous, in which one end of the fabric is permeated with molten wax, in which one end of the fabric is permeated with molten wax, and then dyed in cold. Sir, molten wax, पिघला हुआ जो मोम होता है, molten wax, and then dyed in cold to produce multicolored batik sarees and dupattas. To produce multicolored batik sarees and dupattas. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, तंचोई। तंचोई कहाँ का फेमस है? किसी ने नाम सुना तंचोई का आज तक? तंचोई तो सबसे जेब पे भारी पड़ने वाली चीज है। तंचोई की सिल्क की साड़ियां आती है जो बनारस की फेमस है, जो बनारस की सिल्क साड़ी कहलाती है, दैट इज तंचोई वाली।
एक समय था, अभी भी होता होगा पर अब मुझे उसकी क्वालिटी का उतना पता नहीं कि अब किस क्वालिटी में। जब एक टाइम में ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर के तारों का काम होता था बनारस की साड़ी में, तो उसको हाथ में लेके ही मालूम चल जाता था कि हाँ भाई ये बहुत भारी साड़ी है। जो आजकल जो कहा जाता है ना कि ये साड़ी कैरी करने में बहुत हैवी है, वो एक्चुअली हैवी हुआ करते हैं, क्योंकि उसमें तो मेटल है ना भाई अंदर, तो उसको तो वो तार का वजन कहाँ जाएगा। और सिल्क है, प्योर सिल्क की साड़ियां होती थी, बड़ा केयर करनी पड़ती थी। Tanchoy of Varanasi is said to be derived from Chinese inspiration. Tanchoy of Varanasi is said to be derived from Chinese inspiration. ये तंचोई डुअल टोन की साड़ी है, ठीक है। इसमें जो जिस तरीके का काम हो रहा है, अब तो सब आर्टिफिशियल का जमाना है। एक टाइम में ये सब चीजें ओरिजिनल बनारस में हुआ करती थी। ये देखिए, ये तंचोई की ओरिजिनल साड़ी है। लिखिए, दिस माइट हैव कम टू सूरत दिस माइट हैव कम टू सूरत in Gujarat via the trading communities of China, via the trading communities of China. तो चीन का जो सिल्क है वो आज भी बहुत फेमस है। सिल्क रूट चाइना से ही शुरू होता था, तो वहां से कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ट्रेड के थ्रू सूरत में ये वाली बात पता चली थी। और इसलिए तंचोई की साड़ियां का जो बनाने का काम है वो सूरत में भी बहुत बड़े स्केल पर होता है, पर आउटलेट्स जो हैं अच्छे वो सूरत और वाराणसी में दोनों। और बनारस में जो सिल्क की साड़ियां आती हैं वो तंचोई की कहलाती हैं। मुझे ध्यान है वर्ष 2014 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा भारत आए थे, तो फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को बनारस की साड़ियों का एक तोहफा दिया गया था। आई थिंक 500 साड़ियां उन्हें बनारस की दी गई थी। तो वो जो उसमें तंचोई की साड़ियों का बहुत जबरदस्त नंबर रखा गया था, क्योंकि वो सब करना पड़ता है, देखिए वो डिप्लोमेसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जामदानी इज एन आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। जामदानी इज एन आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। देखने में बिल्कुल जामदानी जो है वो नेट जैसी लगती है। जामदानी इज एन आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल that देखिए, जामदानी इज एन आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन मॉडल्स को पता भी नहीं होगा कि इनकी साड़ी किसी के आईएएस बनने में मददगार साबित हो सकती है। हाँ? कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा फोटो शूट कराते टाइम कि उनकी तस्वीर का इस जगह पे भी इस्तेमाल होगा। भाई वाह, ये फोटो शूट सार्थक हो गया, मुझे लगता है देश के काम आया। जामदानी इज एन आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल that weaves weaver होते हैं ना, weaves muslin with opaque patterns on a transparent background। देखिए बिल्कुल वैसी साड़ी, देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है और पैटर्न ओपेक है। with opaque patterns on a transparent background in different styles। मैंने आपसे पहले कह दिया था, नेट जैसी लगती है देखने में साड़ी, वो ट्रांसपेरेंट होती है। नेट अलग चीज है और ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होना एक अलग चीज है। नेट तो उसकी वीविंग से पता चलता है कि नेट है कि नहीं है, वो तो बुनाई जैसी कपड़े की है। देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी, तब की उनकी तस्वीर है। ये जामदानी है, क्योंकि जामदानी सबसे ज्यादा फेमस है ढाका का। देखिए, ढाका इज फेमस फॉर जामदानी साड़ीज। इसे ढाकाई जामदानी बोलते हैं, ढाकाई जामदानी। ये एक अलग है, जामदानी ऑफ ढाका। देखिए ये जो लेडी है, तो इस चीज में देखिए आपको वो पीछे दीवार दिख रही है, ये ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, मगर
जो इसके ऊपर ये जो पैटर्न बनाए गए हैं ये ओपेक है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें आई थिंक हाँ वो तांत भी है, ठीक है। अब एक टेबल बना लीजिए, उसमें एक तरफ लिखेंगे नेम और सामने लिखेंगे सेंटर्स, नेम एंड सेंटर्स। ये बहुत टेढ़ा चीज है, इसको याद रखना, बहुत इसको रटना पड़ता है कौन सी कहाँ की चीज फेमस है। नेम में लिखेंगे पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, POCHAMPALLI, पोचमपल्ली, produced mainly in Andhra Pradesh, Andhra Pradesh. Then there's Patola, PATOLA, Patola. Center is Patan, Gujarat, Patan. ये है पटोला की साड़ी, देखिए पैटर्न देखिए, ये पटोला के आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज बलूचरी, बलूचरी, BALUCHARI, बलूचरी ऑफ मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद, बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट इज चंदेरी, मध्य प्रदेश, चंदेरी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट तात, TANT, तात, उसको हिंदी में भी तात लिख लेना ताकि वो समझ में आ जाए। तात है वेस्ट बंगाल का। तात की भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक ये जो मैडम शेख हसीना ने साड़ी पहनी हुई है, इट इज तात। तात की जो साड़ियां आती हैं बेसिकली सिल्क की साड़ियां हैं, बंगाल की बहुत फेमस हैं। इसमें तात के आगे आप लिख भी दीजिए वेस्ट बंगाल। ये अपनी विड्थ के लिए फेमस है, विड्थ के लिए, जैसे उर्दू में अर्ज बोलते हैं, किसी कपड़े का अर्ज होता है, सिंगल अर्ज होता है, डबल अर्ज होता है, तो अर्ज से ही वो बनती है। मतलब उसके तो अगर ऐसे साड़ी में देखा जाएगा तो साड़ी का जो अर्ज होगा वो उसकी ऐसे में लेंथ शो करेगा साड़ी का, ठीक है। क्योंकि साड़ी बनी तो लंबाई में है, इसकी लंबाई भी ज्यादा होती है। क्योंकि जो बंगाल में जो साड़ियां पहनी जाती थी, बांग्ला स्टाइल में जब साड़ी पहनी जाती हैं तो उसमें जो वो पहनते हैं उसे राउंड घुमा करके और कंधे पे वो एक नॉट बना के पल्ला डालते हैं इसी कंधे पे, जब दुर्गा पूजा के टाइम में। तो वो साड़ी पहनने के लिए साड़ी की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, लंबाई, और उसके साथ अर्ज भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये तांत की साड़ियों में ये चीज मिलती है। मैडम शेख हसीना कि मैंने आपको दोनों देखो जामदानी भी दिखा दिया और वो दिखा दिया, क्योंकि मुझे आज के टाइम में लगता है कि सुषमा स्वराज तो अब रही नहीं। आज के समय में मतलब करंट पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पर अगर साड़ियों का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो केवल और केवल मैडम शेख हसीना है। द्रौपदी मुर्मू हालांकि राष्ट्रपति बन गई हैं पर उनको इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन उनका बहुत कम है, उनको जाने की जरूरत है। मोदी जी मौका ही नहीं देते किसी को और जाने का, खुद ही जाते हैं अकेले, ठीक है। तो इसलिए, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब है नहीं, और सुमित्रा महाजन अब रिटायर हो चुकी हैं। तो अब जो लेडीज जो पहले थी वो अब केवल यही बची हुई, ठीक। लिखिए नेक्स्ट इज नौवारी, नौवारी, NAUVARI, नौवारी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज बोमकाय, बोमकाय, ओडिशा, BOMKAI, बोमकाय, ओडिशा। नेक्स्ट इज कॉनराड, KONRAD, कॉनराड, तमिलनाडु। नेक्स्ट इज कोसा, कोसा, छत्तीसगढ़, कोसा, छत्तीसगढ़। कोसा सिल्क होती है, कोसा के आगे सिल्क लिख लीजिए। नेक्स्ट इज कसाबू, केरला, कसाबू, सफेद रंग की साड़ियां विद गोल्डन बॉर्डर, केरल में बड़ी प्रचलित है, कसाबू। नेक्स्ट इज दाबू, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, दाबू, DABU, दाबू। नेक्स्ट हेडिंग इज आइवरी क्राफ्टिंग, आइवरी क्राफ्टिंग।
हेडिंग, हाथी के दांत से बनी हुई चीजें। द ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ कार्विंग ऑफ आइवरी, द ट्रेडिशनल सेंटर्स फॉर द कार्विंग ऑफ आइवरी are Delhi, Jaipur and parts of West Bengal. Delhi, Jaipur and parts of West Bengal. Full stop. They have produced beautiful objects of art cascades, objects of art, cascades, palanquin, 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 and the famous Ambari Hathi, and the famous Ambari Hathi. तो आइवरी का ये केरल का आइवरी फेमस है, हाथी दांत के बैंगल्स हैं और उस पे काम किया गया अलग अलग जो नेचुरल पेंट्स हैं उससे। और इसी तरीके का जो आइवरी, ये देखिए ऑनलाइन में तो शायद दिखेगा, देखिए इसके ऊपर काम किया वही है, उसका इतना वाइट कलर है कि वो समझ में ही नहीं आएगा दूर से देखने में, मगर बहुत बहुत बारीक काम होता है आइवरी का, आइवरी बैंगल्स। और एक फोटो इसमें जो है वो आई थिंक ओपन नहीं हो रही है, वो राजस्थान की फोटो थी जिसमें वो लेडी पूरा ऊपर तक यहाँ तक पहने हुई थी। लिखिए कोई बात नहीं, केरला लिखिए, केरला डैश लगा के लिखेंगे पेंटिंग ऑन आइवरी, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, पेंटिंग ऑन आइवरी। नेक्स्ट जोधपुर फॉर बैंगल्स, जयपुर फॉर जाली वर्क, जयपुर फॉर जाली वर्क। भाई आज बहुत अच्छा एक आर्टिकल उसमें आया, न्यूज आई है बेसिकली, आर्टिकल नहीं है, द हिंदू में, कि कॉफी का ऑर्गेनिक कल्टीवेशन से डबल हो गया है जो दाम है बाजार में। ऑर्गेनिक कॉफी का जो उसे क्या बोलते हैं, चेरीज का जो कच्ची कॉफी है वो 25 से 35 रुपए प्रति किलो पिछले साल बिकी थी, अब की 50 रुपए किलो में बिक रही है। तो मैं समझता हूँ किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में बहुत अच्छी खबर है, और उस आर्टिकल को काट लीजिएगा। और जो लोग दूसरा अखबार पढ़ते हैं, हिंदू नहीं पढ़ते हैं, वो आज का हिंदू पढ़ लें, उसमें ऑनलाइन उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ऐसा कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कॉफी जहाँ पढ़ाया था उसके साथ उसे काट कर लगा लो, तो जब भी आप कॉफी पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ऑर्गेनिक कॉफी। अपने आंसर्स में इस तरीके का जो इनोवेटिव थॉट्स है ना, इसको हिंदी में हम नवाचार बोलते हैं, हमेशा इसको कोट करना है, ठीक है। जब भी फ्यूल की बात हो रही है तो हम सेकंड जनरेशन फ्यूल की बात करेंगे, जैसा आजकल हाइड्रोजन का बात चल रही है, उसी तरीके की बातें करनी है। या किसानों की आय दोगुनी अगर करने की दिशा में सबसे बड़ी चीज है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैसे आय दोगुनी होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से, बताओ भाई। मैंने ये कह दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, उससे होगा क्या ये तो बताओ। सर सॉइल फर्टिलिटी एनहेंस होगी, और की क्वालिटी बेटर होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी आपने होगी। कहा कि प्राइस मिल जाएगा, और सबसे बेटर सर, सबसे पहले हम जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका हम रिसाइकिल कर पाएंगे। ठीक है, यस ये पॉइंट आया है भाई। शुरुआत तो यहीं से शुरू होगी, फर्टिलाइजर नहीं खरीदना पड़ेगा ना फार्मर को। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात क्या है कि जो बायो वेस्ट है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स। तो बात ही नहीं की आपने, आप पहुंच गए वहां पे हैं, मतलब शिलान्यास हुआ नहीं और आप लोकार्पण की बात करने लगे, ऐसा नहीं होगा। पहले शिलान्यास भी तो करिए, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। आय दुगनी का मतलब जरूरी नहीं है कि इनकम हो,
आय का मतलब आय दुगनी करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम उसका जो एक्सपेंडिचर उसे भी कम करवा देना, तो टोटल सेविंग बढ़ जाएगी। टोटल सेविंग बढ़ानी है बेसिकली, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है फार्मर की उसको ठीक करना पड़ेगा। तो बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनडेटेड नहीं होगा हमारा फार्मर। कितनी बड़ी बात है, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस हो जाएगा, उसकी अस्मिता बरकरार रहेगी, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली बात है ना। केवल एक ही दिशा में मत सोचिए। देखिए टेराकोटा क्राफ्ट्स, one of the best specimens of terracotta craftsmanship, one of the best specimens of terracotta craftsmanship is Bankura horse. Bankura, where is Bankura? West Bengal. Yes, Bankura horse. ऐसे पंचमुरा हॉर्स भी बोलते हैं, आपने देखा होगा किसी मेले में जाओ, हाट में जाओ, ऐसे घोड़े खड़े मिल जाते हैं वहां पे, बांकुड़ा हॉर्स। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पंचमुरा हॉर्स, पंचमुरा। And the terracotta temples situated in the Bankura district of West Bengal. The terracotta craft work of Gorakhpur is of world fame. Terracotta craft work of Gorakhpur is of world fame. यूपी में एक प्रोग्राम चलता है, एक स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद योजना है यूपी सरकार की। उसमें गोरखपुर के लिए टेराकोटा क्राफ्ट्स ही रखे गए हैं। और ये जो वन प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन हमें करना है, मींस इट शुड बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। वो केवल अपने ही लिए नहीं है, उसकी जो डिमांड हमें जनरेट करनी है वो इंटरनेशनल मार्केट में जनरेट करने के लिए सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है। जैसे इन्वेस्टर समिट अभी यूपी में होने वाला है, तो हम देख रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंबई में ज्यादा नजर आ रहे हैं, लखनऊ में कम है। वो बॉलीवुड वालों से बात कर रहे हैं, वो सबसे बात कर रहे हैं, नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है। ठीक, ये है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत भारी झटका लग जाएगा महाराष्ट्र को। अगर महाराज जी का सपना साकार हो गया ना और सब चले आए यहाँ पे, और यूपी में जमीनों के दाम ऐसे बढ़ जाएंगे, और नोएडा में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें मल्टीफोल्ड राइज देखने को मिला है, सर्किल रेट में भी और वैसे भी मार्केट रेट में भी जमीनें एकदम से। देयर इज अ रीजन व्हाई these people from western Uttar Pradesh, they are always enjoying their life, or they are doing nothing, still they are getting very much higher return. कुछ भी नहीं है, बाप दादाओं की जमीन है, उसको सरकार ने कन्फिस्केट किया, कन्फिस्केट नहीं किया मतलब एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, तो उसका 3 गुना उनको पैसा दे दिया, बैठे ठाले भी पैसा आ गया भाई, उनको कुछ करना भी नहीं पड़ा। ये होता है ना, एंजॉयमेंट का टाइम है अभी, और वो पैसा हो जाता खत्म। मैं एक यूट्यूब पे मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि शुरुआत में हाँ हो ही जाएगा ना, सब उड़ा देंगे पार्टी में, न्यू ईयर तो हर साल आता है, न्यू ईयर में भी तो ये समस्या है ना, हर साल आता है वो, हमारा जन्मदिन भी हर साल आता है, ऐसा होता है। उसमें अगर आपने उस पैसे को लेकर के कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं किया, अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सब बात का पूरा आइडिया रहना चाहिए। गांव देहात में आदमी है, उसको उतना ज्यादा नहीं मालूम है, उसको तो लगता है अभी पैसा आया है नया नया, थोड़ा खर्च तो कर लें। और खर्चे की भी एक खास बात है, एक बार बढ़ गया तो कम नहीं होता, तो बढ़ गया, वन वे है, गाड़ी केवल आगे जा सकती है, लौट के कभी नहीं आएगी, तो खर्च होता चला जा रहा है। और आज के टाइम में जेवर एयरपोर्ट के लिए जो जमीनें ली गई थी और उसका जो मुआवजा दिया गया था, उसमें मौज शुरू हुई थी, और अभी जेवर का एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी नहीं हो पाया और लोगों का पैसा खत्म। ये उसमें साफ साफ वो बता रहे थे डॉक्यूमेंट्री में। अब लोग परेशान है कि अब हम क्या करें, अब सरकार को गालियां दे रहे हैं कि हमारी जमीनें थी सब हड़प ली हैं। अरे हड़प क्या ली है, उन्होंने खरीदी है भैया, आपको पूरा मुआवजा दिया है।
अब आपने मौज इतनी ज्यादा कर ली कि आपका अपना हवाई जहाज बन गया है। अब कोई क्या करेगा, अब पैसा खत्म। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एक्चुअली क्या है, देखिए नोएडा में अगर फिल्म इंडस्ट्री आ गई, मान लो आपसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो नोएडा आने का सबसे बड़ा फायदा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। जो नोएडा है ना, नोएडा अपना ये ऑलरेडी डेवलप्ड है इन द सेंस देयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल द प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स। नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वो पूरा एरिया वो डेवलप्ड है पूरा, ठीक है। ओमेगा और क्या क्या वो नोएडा में जो बना हुआ है पूरा, वहां पर अगर ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनता है तो वो कोई नई चीज नहीं होगी। हमारे जो आजकल का जो न्यूज एंकरशिप जो ये जो हो गई है, जो जो डिबेट हो रही है, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है उस दिन देखो सुबह 6 बजे से उन अलग ही पागलपन उस दिन सवार हो जाता है जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है। तो वो एक अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री बन गई है, सब एक्टर बनते जा रहे हैं न्यूज एंकर से अब बदल बदल के। उनका अंदर पूरा वहां पे मेकअप के लिए सेटअप है, कॉस्ट्यूम्स के लिए सेटअप है। तो अगर इतना अभी केवल न्यूज के लिए है उसी नोएडा में, तो अगर वहीं नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो अगर बनाने चलेंगे तो बहुत इजीली डेवलप हो सकती है, अब कोई नई बात नहीं है। और बुंदेलखंड बहुत अच्छी इस समय सीनिक लोकेशन है मूवीज को शूट करने के लिए। अब बुंदेलखंड में ना तो वो वाला कोई खतरा है कश्मीर वाला कि एक्टर्स को लेकर के जाएं और मीनवाइल वहां पे फायरिंग शुरू हो जाए। बुंदेलखंड में तो ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। और कहीं ना कहीं लोग अब वो कश्मीर वाली लोकेशंस देख देख के इतने साल में बोर भी हो गए हैं, तो बुंदेलखंड एक नई चीज मिल जाएगी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, तो वहां से अच्छी मूवी बन जाएगी। तो इसलिए सबके लिए इस समय बेहतर है। अच्छा दूसरी बात है कॉस्ट बहुत कम है कश्मीर के मुकाबले, या और भी किसी नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फिल्म को शूट करना कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और इजी भी रहेगा। यहाँ पे खाना पीने का जुगाड़ करना बहुत आसान है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। किसी आप मेगा स्टार को लेकर के शूट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जब खुद इन्वॉल्व हो चुकी है उस इंडस्ट्री को डेवलप करने में, तो जाहिर है कि सुरक्षा का विशेष ध्यान वैसे ही रखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस दिशा में अगर कुछ आप करंट अफेयर्स जरा फॉलो करते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं किसी भी नई चीज के, और ऐसे एब्रप्टली आ जाता है कोई भी सवाल। जरूरी नहीं है कि जो यूपीएससी ने आपको रिटन सिलेबस दिया है उसी से ही आप कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, आपको पता चल जाए यूपीएससी कितना ज्यादा वाइल्ड है। जंगल है जंगल, तो जंगल में आप झाड़ियों में घुस जाए कुछ भी निकल आएगा, किसी भी प्रकार का जीव जंतु, वैसा ही सा जीव जंतु यहाँ पे सवाल आ जाते हैं अचानक से। ये है, देखिए सिल्वर ज्वेलरी में वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक्स यूज्ड टू make silver jewelry is called filigree work. Filigree work. F-I-L-I-G-R-E-E. F-I-L-I-G-R-E-E. Work. Full stop. Odisha is also well known for its silver anklets. Odisha is also well known for its silver anklets. Called पैजम और पैनरी, पैजम और पैनरी, P-A-I-N-R-I, पैनरी की स्पेलिंग है P-A-I-N-R-I, मतलब पायल, पाजेब बोलते हैं, पायल बोलते हैं, कुछ भी बोल दो इसको, तो स्टॉप। दे हैव यूनिकली निटेड ऑर्नामेंट्स, they have uniquely knitted ornaments made of silver called gunchi. They have uniquely knitted ornaments made of silver called gunchi. देखिए चांदी जो है, चांदी और सोना ये हम लोगों के यहाँ के संस्कारों में जुड़ा हुआ है। इंडिया में बहुत से रिचुअल्स ऐसे होते हैं, ट्रेडिशनल हमारा जो वर्क्स हैं उसमें सोने और चांदी की जरूरत पड़ ही जाती है। किसी भी लड़की की नई शादी हुई है उसको चांदी की पायलें पहनने का एक विधान चलता है,
पैरों में चांदी के बिछिए पहनने का विधान चलता है। नया बच्चा घर में पैदा हुआ, उसे चांदी के सोने के बर्तन छोटे छोटे दिए जाते हैं। जब उसका अन्नप्राशन कराया जाता है तो उसको चांदी के बर्तन में रखे हुआ कोई या सोने का बर्तन, जिसका जैसा सामर्थ्य है। ये तो वही वाली बात हो गई ना इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली, कि टूटे हुए बर्तन किसकी कब्र में मिले और फायांस का पॉट किसके कब्र में मिला। तो ये तो सब सामर्थ्य की बात शुरू से चली आ रही है। इसलिए तो जिसके पास है वो सोने में खिला रहा है, जिसके पास कम है चांदी में खिला रहा है, जिसके पास नहीं है वो अपने हाथ से अपने बच्चे को खिला रहा है। बच्चे तो सबके एक ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो सिल्वर ज्वेलरी का जो काम है ये हमारे यहाँ केवल ज्वेलरी एक ऑर्नामेंटल वर्क नहीं है, बल्कि उसका एक रिचुअलिस्टिक वैल्यू भी हमारी लाइफ में जुड़ी हुई है। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द बीदड़ी वर्क डन इन बीदर विलेज इन कर्नाटका, द बीदड़ी वर्क डन इन बीदड़ी विलेज है, बीदर नहीं, बीदड़ी विलेज इन कर्नाटका is famous for its beauty. It uses silver to create inlay work. It uses silver to create inlay work against dark backgrounds. Against dark backgrounds. Next heading is bronze crafts. Bronze crafts. Most probably सर ओशियनो नहीं, अभी आपका क्या चल रहा है ज्योग्राफी ना, उसमें क्लाइम नहीं, एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी इस समय चल रही है, साइक्लोन और वो सब चल रहा है ना। वो जैसे ही खत्म होगा तो देखिए आगे हो सकता है ओशियनोग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मेरी कल बात भी हुई थी सर से। मैंने उनसे कहा कि सर अगर डिले हो रहा है, देखिए जाहिर है उनके पास तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं एज अ डायरेक्टर, उनको बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी देखने पड़ते हैं। इंक्वायरी पे कोई आ गया उससे ही बात करनी है तो उन्हें दुनिया जहान के काम है करने के लिए। तो मैंने कहा कि आप इनका ये निपटाओ, अब जो चीज़ आप अभी पढ़ा रहे हैं उसमें, क्योंकि फिर वो कंपैरिजन भी हो जाता है दो लोगों का कि ये ऐसा पढ़ा रहे हैं वो ऐसा पढ़ा रहे हैं। आप जो पढ़ा रहे हो आप खत्म कर दो, बट रेस्ट ऑफ द टॉपिक, और एक नया टॉपिक होगा क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी नहीं सॉरी ओशियनोग्राफी, और ओशियनोग्राफी जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे 2-3 दिन के लिए इसे रोक के और उसको तुरंत ख़त्म करवा दूंगा, क्योंकि वो बहुत हो गया, बहुत हो गया, मतलब अब नहीं। इसीलिए कल मेरी बात डिटेल हुई थी, रात 8:30 बजे में तो घर पहुंचा था, आप लोगों को यहाँ से फ्री करके 7:45 हम लोग बैठे रहे यहीं पे, और बहुत देर तक इसमें बात चली इकोनॉमी पे भी, इस पे भी कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सर की जिम्मेदारियां कम होने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ से बच्चों का ये है। इसलिए बेहतर है कि जो चीज़ें ज़्यादा खिंच रही हैं, देखो रेलवे का एक नियम होता है, जो ट्रेन डिले हो रही है तो उस पर तो ध्यान हट जाता है, और जो राइट टाइम चल रही है पहले उसे राइट टाइम चलाने का प्रयास किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो उसे उसे राइट टाइम करने में और सारी गाड़ियां भी डिले हो जाएं। ठीक है, तो पहले ये तरकीब अपनाई गई थी सेम, कि जो राइट टाइम चल रहा है एटलीस्ट उसे राइट टाइम चलाया जाए। मगर फिर हमें ये भी ध्यान आया कि जो ट्रेन डिले हो गई है उसमें भी तो मुसाफिर बैठे ही हैं, उन्हें भी तो किसी ना किसी दिन घर पहुंचाया जाए, मालूम चला वो जिंदगी भर के लिए यात्रा ही करते रहेंगे क्या। तो अब उनका ख्याल आ गया है, और अब हम उस ट्रेन को भी पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे ही निपटाएंगे फिर मैं अपने तरीके से आपको ओशियनोग्राफी करवाऊंगा, ठीक है। और यकीन जानिए विद इन अ वीक योर ज्योग्राफी विल बी कंप्लीट, विद इन अ वीक, ये मेरा वादा है आपसे। बस मुझे मौका चार्ज दे दिया जाए कि अब आप ये संभाल लो। बिगड़े काम बनाने में मेरा बहुत पुराना अनुभव रहा है, कैसे क्या किया जाता है, तो कर लेंगे, चिंता नहीं, ठीक है। लिखिए ब्रॉन्ज क्राफ्ट्स में, we know that earliest non-ferrous metals, we know that earliest non-ferrous metals used by men were copper and tin, and these two were fixed, and these two were mixed to make bronze. These two were mixed to make bronze. कॉपर और टिन को मिला देंगे तो एलॉय बन जाएगा, ब्रॉन्ज कहलाएगा।
The earliest evidence about different methods of casting bronze, the earliest evidence about different methods of casting bronze can be found in Matsya Puran. Can be found in Matsya Puran. To stop. Texts like Nagarjun's Ras Ratnakar, texts like Nagarjun's Ras Ratnakar. नागार्जुन किस धर्म के अनुयायी थे? अमरावती आर्ट पढ़ा था हमने, अमरावती स्कूल कहाँ पढ़ा था? ये भगवान अमरावती हमने कहा, हाँ हाँ जोर से बोलो। यस, बुद्धिस्ट में पढ़ा था भाई, अमरावती। लिखिए, texts like Nagarjun's Ras Ratnakar also mention about metal purity and distillation of zinc. Metal purity and distillation of zinc. First stop. देखिए, इटावा सीतापुर, वाराणसी एंड मुरादाबाद are famous for bronze crafts. ठीक है, मुरादाबाद को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक नाम से फेमस है मुरादाबाद, पीतल नगरी। पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं पीतल नगरी, और बरेली को बोलते हैं कांस्य नगरी। कांस्य नगरी, ठीक है। तो बरेली में वो कौन सी साइट है फेमस NBPW की? नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बरेली डिस्ट्रिक्ट। ओपन द मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉलिटिकल मैप। आप आज बहुत दिन के बाद आए, मतलब मेरी क्लास में बीच में आप आ रहे थे? नहीं, सब ठीक है, तबीयत सही है? ठीक है। हाँ भाई, बरेली मिला क्या? बरेली कहाँ मिलेगा? बरेली मिलेगा पीलीभीत के वेस्ट में। पीलीभीत बिल्कुल मिलेगा, नेपाल उत्तराखंड यूपी के ट्राई जंक्शन पे पीलीभीत। पीलीभीत में क्या है? दुधवा। दुधवा पीलीभीत में ही है या लखीमपुर खीरी में है? बताओ बताओ बताओ। दुधवा तो खीरी में है, पर पीलीभीत के भी जंगल फेमस है, ठीक है। चलो खैर, उसको छोड़ो। पीलीभीत के वेस्ट में बरेली मिला, बरेली मिल गया। बरेली में इफ्को का एक प्लांट है, आंवला। इफ्को का, इफ्को आंवला। आंवला एक तहसील है बरेली की, AONLA, आंवला। और आंवला में जगह पड़ती है अहिछत्र। अहिछत्र, मैंने नाम बताया था आपको, अहिछत्र। अहिछत्र इज इन बरेली डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है। और अहिछत्र के अलावा एटा में जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा। एटा में, एटा कहाँ है अब वो देखना पड़ेगा। हाथरस के राइट पे नहीं होता वो, ईस्ट और वेस्ट बोलिए। हाँ हाँ, ईस्ट बोलिए उसको। हाथरस के ईस्ट में, शाहजहांपुर के वेस्ट में, ठीक है। मिल गया क्या? एटा में पड़ता है अतरंजी खेड़ा, वो भी NBPW की साइट है। ये बात उन लोगों को जाननी चाहिए जिन्होंने अभी तक मैप नहीं चिपकाया ना अपने नोट्स में, जो बहुत दिन पहले बोला गया था। चलो अगली क्लास में मैं मैप ले आऊंगा, मेरे पास रखे हुए बहुत मैप रखे हुए हैं मेरे घर पे। मैं भी क्या करूंगा उतने मैप्स का, तो यहीं बांट दूं, किसी का तो भला हो, ठीक है। अच्छा, इसमें और साइट कौन कौन सी बताई गई है? इटावा। इटावा देखो भाई कहाँ पर है, मैनपुरी के साउथ में इटावा मिलेगा। पूरे एरिया साइकिल का एरिया है, साइकिल ही साइकिल है। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, ठीक है। और फिर है सीतापुर, लखनऊ के पास में सीतापुर। देखो भाई, लखनऊ के पास में सीतापुर मिलेगा।
हरदोई के नॉर्थ ईस्ट में सीतापुर, ठीक है, बरेली से लखनऊ जाओ सीतापुर रास्ते में पड़ता है। देन देयर इज वाराणसी, वाराणसी बिल्कुल नीचे आ जाओ, कहां पर, देखो मिला क्या, वाराणसी मिला, वाराणसी के पास में सारनाथ मिल गया होगा, सारनाथ में धमेक स्तूप है, पढ़ाया है, कौन सी डायनेस्टी के टाइम का है, धमेक स्तूप सारनाथ में बना है, कौन सी डायनेस्टी के टाइम का है। मैंने कोई ऐसी हंसी मजाक के लिए थोड़ी ना एटलस खुलवाई है उत्तर प्रदेश, इसमें तो कुछ भी नहीं है यूपी एटलस दिखाने वाला। गुप्त, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। और मुरादाबाद देखो कहाँ है, मुरादाबाद, मुरादाबाद रामपुर के वेस्ट में पड़ेगा, अमरोहा और रामपुर के बीच में मुरादाबाद मिल जाएगा। मिल गया क्या, ठीक है, नहीं मिला, ऐसा कैसे भाई, आपको यूपी और दिल्ली दिखा तन्मय भाई, यूपी और दिल्ली दिखा। अब दिल्ली से ईस्ट की ओर चलना शुरू करो, गाजियाबाद, मुरादाबाद मिला, रामपुर, बिल्कुल सीधी लाइन देखो दिल्ली से, नहीं मिला, मिल गया, देखो अब दिख गई वो सीधी लाइन, दिल्ली और रामपुर को जोड़ने वाली सीधी लाइन में आपको मुरादाबाद मिल जाएगा। है, मैंने एक दिन सवाल पूछा था कि जब यहाँ से उत्तराखंड से गंगा नदी बाहर निकलती है तो सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है, बिजनौर है कि अमरोहा है। अब देखो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एंड द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सहारनपुर, सहारनपुर इज द नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इज, सॉरी, ललितपुर, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ललितपुर, एंड सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज सोनभद्र, सोनभद्र मिला, सोनभद्र मिल गया। यूपी देखो, यूपी और उत्तराखंड बिल्कुल अपना तैयार कर लो ऐसा कि जब भी पीसीएस का नोटिफिकेशन आए कोई प्रॉब्लम ही ना हो, रोज पढ़ा करो यूपी उत्तराखंड, तब जाकर के बात बनेगी। मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें, वो मैंने देखो, अब मैंने आपको पहले ही बताया सबसे छोटा जिला पूछ लिया था उन्होंने एरिया वाइज में, और चारों उन्होंने एच से दे दिए थे, हरदोई, हाथरस, हमीरपुर और एक और एच से ही जिला पड़ता है, चारों जिले एच से दे दिए उन्होंने, तो कर लो, या तो आप एच रट के गए होते तो भी वहां पे बाजा बजता, पेपर बनाने वाला भी तो वो एक नंबर आगे चलता है ना। उसे ही मालूम है कि कभी वो भी तो जवान रहा होगा, कभी उसने भी तो यही सब काम किए होंगे जो आज हम कर रहे हैं, सिर मार रहे हैं किताबों में, तो उसे सब टेक्निक मालूम है कि बच्चा कहाँ कहाँ पे तिकड़मबाजी करेगा, वो वहीं से घुमा देता है पेपर। आपने एच याद किया, उन्होंने चारों जिले एच से दे दिए, अब बताओ क्या करोगे। ठीक, लिखिए सर, Yes. बाघेलखंड कौन कौन से एरिया आएगा सर? बघेलखंड बुंदेलखंड के नीचे का मेरे पास आज वो, मैंने आपको शायद एक बार जब वो पढ़ाया था ना फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तब बुंदेलखंड के साथ मैंने एक बार आपको जिले भी बताए थे। बुंदेलखंड देखो, बुंदेलखंड आपको पता है, और बुंदेलखंड के पीछे का मैं आपको एकदम करेक्ट इस समय जिले तो अब मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें देख करके। बघेलखंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड द स्मॉल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। सही, चित्रकूट ऑफ उत्तर प्रदेश, चित्रकूट, कौशाम्बी, बांदा, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और गंगा नदी के साउथ का एरिया। देखिए आपको चित्रकूट मिला क्या, केन नदी, बघैन नदी मिली, बघैन मिली, यस सर। बघैन नदी जहां बह रही है वही बघेलखंड वाला एरिया है। देखिए चित्रकूट धाम
यहाँ पे करवी लग जाता है। ये यूपी में करवी पड़ता है, चित्रकूट धाम करवी, और एक उधर चित्रकूट है। जो चित्रकूट अपना जो घूमने वाला एक्चुअली क्या है, चित्रकूट जो जगह है ना, जो प्लेस है, वो यूपी में भी आता है और एमपी में भी आता है। चित्रकूट की लोकेशन ऐसी है और दोनों तरफ से है, और एमपी से ज्यादा टूरिज्म है एमपी की तरफ से। जो मेजर जो मंदिर वाला एरिया है वो एमपी के उसमें पड़ जाता है। जैसे ऋषिकेश है अपना, ऋषिकेश 3 जिलों में आता है। कौन कौन से जिले हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, देहरादून, टिहरी और पौड़ी। हरिद्वार नहीं है। हरिद्वार कैसे आ जाएगा, हरिपुर कला तक तो देहरादून ही है। हरिपुर कला तक तो देहरादून है, उसके आगे भूपत वाला लगता है, तब जाकर के हरिद्वार शुरू होता है। तो हरिद्वार तो बात ही मत करो। हरिद्वार में देहरादून अंदर घुसा हुआ है, और बताइए वो कहाँ हरिद्वार ऋषिकेश आएगा। इसलिए तो ये वाला एरिया जो है ये बाई जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट कहलाता है यूपी और एमपी का। तो इसमें कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा वाला एरिया। अच्छा, बुंदेलखंड का वो कौन सा एरिया हो गया, फिर बांदा के वेस्ट में हमीरपुर, बांदा, उरई, महोबा, ये वाला पूरा एरिया बुंदेलखंड का हो गया। मिला, ललितपुर, झांसी, ये सब पूरा बुंदेलखंड में आता है। तभी तो झांसी की रानी जो कविता है उसमें कहते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो बुंदेल का तो झांसी बुंदेलखंड में ही, तो तभी तो बुंदेलों के मुंह से सुनेंगे। और झांसी जो है रोहिलखंड में होता तो बुंदेलों के मुंह से क्यों होता। और रोहिलखंड कहाँ है, रोहिलखंड इज बरेली, रामपुर, हाँ ये वाला ही चत्र वाला जो आपने बोला, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर। बरेली बेसिकली रोहिलखंड का हेडक्वार्टर माना जाता है। मुरादाबाद नहीं आएगा उसमें, शाहजहांपुर और ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मुरादाबाद तो बहुत दूर रह जाता है। रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, ये रोहिलखंड है। ठीक है, मिल गया आपको जवाब। यस सर। ठीक है, ऐसा है ना, मैं वो आज मैं लाया नहीं हूँ, चलो मैं किसी दिन वो अपना नोटबुक उठा लाऊंगा। उसमें मैंने ये रीजन लिखे हुए हैं, कौन सा रीजन, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए जब मैंने मेवाड़ मारवाड़ कराया तो आपको पहले जिले बता दिया है, तो पहले वही जान लो, तब तो पेंटिंग याद रखना। क्ले एंड पॉटरी वर्क, क्ले एंड पॉटरी वर्क हेडिंग डालिए। Pottery has been known as the lyric of handicrafts. Is the lyric of handicrafts. Full stop. Potter's wheel was invented in the Neolithic period. Potter's wheel was invented in the Neolithic period. Full stop. Making objects out of clay has been one of the one of the earliest crafts begun by men. Has been one of the earliest crafts begun by men. The earliest evidence of pottery has been found in the Neolithic site of हाँ भाई, कौन सी साइट है, पॉटरी, जल्दी बताओ। मैं ये देख लूंगी मैंने पॉटरी में वो साइट पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है। नहीं पढ़ाई तो कोई बात नहीं, पढ़ाई है, पढ़ाई है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। अब बताओ, फंस गए अब तो। हड़प्पा, और बोलो, पीछे वाले ही बोलो, एक एक साइट बोलते जाओ, कोई ना कोई तो होगी। सर कालीबंगन। कालीबंगन, और एक और बोलो। हड़प्पा हो गया, लॉक हो गया, कालीबंगन, ये सब यूज होती जा रही है, एक एक बार बोर्ड जलता जा रहा है, अगला नहीं कोई बोलेगा। और बताइए, मैं साइट बताऊं, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो। हाँ, नहीं मैं तो साइट बता रहा हूं ना।
It is Mehergarh. Mehergarh. देखिए, the site of Mehergarh, Neolithic site of Mehergarh. चावल कहाँ पे मिला था? और यहाँ पहले मिला, वहां का तो नाम ही नहीं लिया आपने। रंगपुर मिला था, रंगपुर में पढ़ा नहीं आपने? रंगपुर नहीं पढ़ा चावल पे, लोथल पढ़ा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, मैं तो माहौल तैयार कर रहा हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। एंशंट इंडिया है, मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि आपकी एंशंट इंडिया हिली हुई है, ताकि सब डर के मारे मेरी क्लास में आए। बस और क्या है, कथावाचक को तो चाहिए सब कथा सुनने आए, मजा तो तभी है। और सब ये कह दें सर हमें आता ही है, कोई आया ही नहीं, तो फिर मेरी तो मेहनत बेकार हो गई। मैं इतनी दूर से आता हूँ यहाँ पर पढ़ाने के लिए। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए, ऐसे ऐसे टेबल बना लेंगे। पॉटरी एंड प्लेस, पॉटरी एंड प्लेस। अच्छा, जो आप में से ऑनलाइन जितने लोग हैं उसमें से क्या कोई ऐसा भी है जो देहरादून में ही रहता है? जो बच्चे देहरादून, ये जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कोई है आप में से ऐसा? कोई नहीं, ठीक। देखिए, किसी का अनम्यूट हो गया है, प्लीज आप उसे म्यूट करिए। यस, देखिए, खुर्जा पॉटरी, खुर्जा, खुर्जा कहाँ पर है भाई? खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में खुर्जा। भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सॉरी, बिपकोल, बिपकोल का प्लांट खुर्जा में ही बना हुआ था। वहां पे बनती है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का आविष्कार किसने किया था? जोनास सैल्क ने किया था। पढ़ा है क्या? पढ़ा है, जोनास सैल्क ने किया था। 2 बूंद जिंदगी की, बच्चे का मुंह खोलो, 1 और 2 हो गया, बच्चा जीवित रहेगा। 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ बच्चन बोलते थे। वो खुर्जा में ही बनती थी। और खुर्जा का जो ये जो पॉटरी है, बेसिकली खुर्जा का क्रॉकरी बहुत फेमस है। कप, प्लेट, ये सब, सूप पीने वाली जो बाउल आती हैं, उसका चम्मच आती है, वो सब खुर्जा में बहुत फेमस है। और वैसे ही बिकता है सब, बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा। क्लस्टर्स हैं, जैसे क्रॉकरी के क्लस्टर्स हैं, क्रॉकरी है, कटलरी है, उसका सब बात होता है। उत्तर प्रदेश, खुर्जा उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर लगता है खुर्जा। नेक्स्ट इज ब्लैक पॉटरी। आपने खुर्जा नाम नहीं सुना था किसी ने? अरे, ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी इज फेमस। वो सेंटर में लिख लेंगे, आजमगढ़, आजमगढ़, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, बलिया, आजमगढ़, पूरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ग्लेज्ड टाइल्स, ग्लेज्ड टाइल्स, चुनार, चुनार, चुनार कहाँ है? बनारस के पास, चुनार। नेक्स्ट, ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी जयपुर, ब्लू पॉटरी जयपुर, इसमें लिख लेंगे मेड ऑफ मुल्तानी मिट्टी, ब्लू पॉटरी। नेक्स्ट, कागजी पॉटरी, कागजी पॉटरी, अलवर, राजस्थान। अशोक लीलैंड का बहुत बड़ा प्लांट कभी एक टाइम में अलवर में हुआ करता था। नेक्स्ट इज पोखरण पॉटरी, पोखरण। कौन सा मिशन था पोखरण में? अरे, मिशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, वो तो बम का कोड। मिशन शक्ति तो नहीं था? अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को शक्ति का नाम दिया था, ऐसे ध्यान रखना। चलो, डल गेट पॉटरी, डल गेट, डल गेट पॉटरी, जम्मू एंड कश्मीर, डल गेट। पोखरण पॉटरी, पोखरण, डल गेट पॉटरी, जम्मू एंड कश्मीर। देन कारीगरी, तमिलनाडु,
कारीगरी तमिलनाडु। आस्था जी, who is the chief minister of Tamil Nadu? M.K. Stalin. M.K. Stalin. Okay. Which party? अरे डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। चलो कोई बात नहीं। सुराई, सुराई, SURAI, सुराई, वेस्ट बंगाल। सुराई, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, ब्लैक पॉटरी, मणिपुर। ब्लैक पॉटरी, मणिपुर। एक काला नमक चावल बहुत फेमस है, GI टैग उसे मिला हुआ है, सिद्धार्थ नगर जिले में पड़ता है। सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल बहुत फेमस है। पढ़ा है आपने? खाया भी है क्या? खाया है? अरे वाह, कैसा लगता है खाने में? नहीं, उसका नॉर्मल चावल से उसका अलग टेस्ट होता है। सिद्धार्थ नगर में फेमस बस वही होता है। ठीक है। पिपरावा, जो जो मैंने आपको बुद्धिस्ट साइड पिपरावा पढ़ाया था, वो सिद्धार्थ नगर में ही आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लिखिए गोपी चंदन, सौराष्ट्र, गोपी चंदन। सिद्धार्थनगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोपी चंदन, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, देखिए लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर प्रोडक्ट्स, जोधपुर एंड जयपुर आर फेमस फॉर मोजड़ीज। मोजड़ी क्या होती है? जूतियां, मोजड़ी। जोधपुर एंड जयपुर आर फेमस फॉर मोजड़ीज, फुटवेयर, लेदर फुटवेयर। फुल स्टॉप। कानपुर is famous for products of tanned leather. कानपुर is famous for products of tanned leather. एक टाइम में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता था कानपुर को। सब कानपुर को तबाह करने में यूपी की सरकारों का जितनी अहम भूमिका है, इतनी किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। मतलब कानपुर में, कानपुर सेंट्रल वेल कनेक्टेड, जिस दिशा में बोलो वहां की गाड़ी कानपुर में, इतना अच्छा कनेक्टिविटी है कानपुर की। रोड कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे 2 NH2 पर पड़ता है कानपुर। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला भी हाईवे जा रहा है, जो आगे से आसनसोल से बंगाल और आसाम की ओर जाएगा, सब कानपुर उसमें पड़ता है। प्रयागराज है, फतेहपुर, बिंदगी, कानपुर, पूरा एरिया दिल्ली तक पूरा जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद कानपुर खत्म। कानपुर को केस स्टडी के तौर पे पढ़ाना चाहिए कि निकम्मी सरकारों का कैसे कीमत अदा करनी पड़ती है शहरों को। एक केस स्टडी बननी चाहिए, सब पढ़ें, सब जानें कि सरकारों ने क्या कुछ किया कानपुर को तबाह करने में। गंगा कानपुर के तट पे, कानपुर उसके तट पे ना होता तो गंगा उतनी मैली ना होती। सीधा सीधा लेदर फैक्ट्रीज का सारा गंदा केमिकल, बताओ माँ गंगा में आप चमड़े का केमिकल डाल रहे हो, हद हो गई। वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो। अब वही पानी बहता हुआ जो है आगे जाता था प्रयागराज। अब प्रयागराज में तीर्थाटन हो रहा है, वहां पे लोग गंगा नहा रहे हैं, तो वहां गवर्नमेंट साफ कर रही है उसे। अरे तो वहीं साफ कर लो, पीछे साफ कर लो। बनारस में साफ, गंगा 2 ही जगह साफ होती है, एक प्रयागराज में साफ कर देते हैं और एक बार बनारस में साफ कर देते हैं, बस बाकी खत्म, फ्री हो गया। गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे का सारा पैसा इन्हीं 2 जगह पे खर्च हो जाता है। पटना में उन्हें डॉल्फिन बचाने से कोई मतलब नहीं है। और एक बार वो जो ये वाला भाग पार हुआ, भागलपुर वाला, फिर तो बिल्कुल ही फ्री हो जाती है गवर्नमेंट, कोई चिंता ही नहीं है उन्हें गंगा की। हाँ तो होने दो जो हो रहा है। लोअर कोर्स आ गया, ये है। तो कानपुर, क्योंकि बड़ा मुझे अफसोस लगता है जब मैं कानपुर का नाम, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल था कानपुर में। 2-4 बार दंगे हो गए, कानपुर वैसे ही बदनाम हो गया। भयानक दंगे सिखों के टाइम में हुए और हिंदू मुसलमान के दंगे हुए। टायर डाल दिया गले में और आग लगा दी टायर में, बताओ, ऐसा हुआ। तो बहुत बहुत खराब हुआ उस शहर के साथ, अच्छा नहीं लगता।
वरना देश की पहली ऊन की जो मिल लगी थी लाल इमली, वो कानपुर में ही लगी थी, मैक रॉबर्टगंज में, कानपुर में। वो भी बंद हो गई, लाल इमली बंद हो गई। अपने रामनाथ कोविंद है ना, राष्ट्रपति बन रहे थे, इनका बचपन भी था लाल इमली सेटलमेंट में। इनके भाई काम किया करते थे वहां पे लाल इमली सेटलमेंट में। जो लाल इमली मिल का जो वर्कर क्वार्टर जो होते हैं ना छोटे छोटे, उसमें उनके भाई काम करते थे, भाई वर्कर क्वार्टर में उनको जगह मिली थी, तो ये अपने गांव से कानपुर आ गए, वहां पढ़े लिखे। बताइए, जिस मिल में एक समय में उस बच्चे का जन्म, वो बचपन बीता जो राष्ट्रपति हुआ देश का, वो फैक्ट्री तबाह है। यूपी में बहुत सी चीजें, जैसे गीता प्रेस है गोरखपुर की, आज अपने आखिरी सांसें गिन रही है गीता प्रेस, खात्मे की कगार पे है। वरना गीता प्रेस घर घर तक, पोद्दार जी उन्हें भी पद्म विभूषण आई थिंक मिला था मरणोपरांत। घर घर तक धर्म ग्रंथ पहुंचाने के लिए गीता प्रेस को हमेशा याद किया जाएगा, पोद्दार जी को। और विदाउट अ सिंगल एरर, गीता प्रेस वाले कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते थे कि ये हमारे किताबें हैं, धर्म पुस्तकें हैं, इसमें आप कमी निकाल के लाइए, और उसकी डेट दी जाती थी, इस डेट से इस डेट के बीच में आप कमी बताइए और आप हमें चिट्ठी लिख के बताइए, हम आपको इनाम देंगे। वो कोई बता ही नहीं पाता था, उसमें कोई एरर नहीं है गीता प्रेस में। गीता प्रेस में जो छपा है वही करेक्ट माना जाता था। आज गीता प्रेस देख लीजिए, 1-1 रुपए की। ओबामा ने कहा मैं अपनी जेब में हनुमान चालीसा गीता प्रेस की रखता हूँ, 1 रुपए की वाली, वो गीता प्रेस खत्म हो गई। क्या करेंगे? हम लोगों ने अपने टाइम बहुत देखी किताबें, रामचरितमानस हो रहा था, गीता भवन ऋषिकेश में कितना बड़ा बना हुआ है, गीता प्रेस का ये आउटलेट है वो। हरिद्वार के स्टेशन पे गीता का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गीता भवन वाला आउटलेट है, गीता प्रेस का आउटलेट है। सब कुछ खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से ये हमारी एक्चुअली धरोहरें हैं। पीएसयू से ज्यादा इनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉस अपनी इच्छा से नहीं इनका हो रहा है। पीएसयू तो ऐसा है कि निकम्मे अफसरों की जैसे लॉस मेकिंग है, अफसरों को मतलब नहीं है, पर ये लोग बेचारे असहाय, इनको रोकिए, इनको कैसे भी करके बचाइए, ये होना चाहिए। और सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म से जुड़ी संस्थाएं डूब रही हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी रहे। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि किसी भी धर्म की संस्था डूबेगी, सरकार उसे बचाने आगे आएगी, ये है सेक्युलरिज्म। ये नहीं हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, राम आपके आराध्य हैं, आपने हिंदुओं की गीता प्रेस चलो एक बार को बचा ली। ऐसी कोई भी पारसियों की प्रेस है, कोई सिखों की कोई प्रेस है, मुसलमानों की कोई प्रेस है, सबको बचाओ भाई। यही तो कल्चर है, यही तो ट्रेडिशन है, बस खत्म हो जाएगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये वो जगह हैं जो जब विदेशी भारत आते हैं ना, वो लोग ऐसी जगह जाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत उन्हें मजा आता है। बनारस की गलियों में विदेशी फिरंगी घूमते नजर आ जाते हैं, अंदर से घूमते हुए, उन्हें सब मालूम रहता है कहाँ से कहाँ जाना है, बहुत मौज करते हैं वो भारत आकर के। इनको बचाएंगे तो हमारा बहुत आगे भविष्य हो। आर्ट एंड कल्चर में हम यही तो पढ़ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब क्या है? अपने देश को तो जानिए, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वही नहीं हम जान रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। रायसीना डायलॉग, इतने देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं और हमारा विदेश मंत्रालय ये कर रहा है, अपना देश जान नहीं रहे हैं और विदेशों की बातें कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ये, अपना भी थोड़ा जानना पड़ेगा। लिखिए, कोल्हापुरी चप्पल्स ऑफ महाराष्ट्र, कोल्हापुरी चप्पल्स ऑफ महाराष्ट्र and jutis of Punjab are very special, and jutis of Punjab are very special. कोल्हापुरी चप्पल सबने देखी हैं? कोई ऐसा जिसने ना देखी हो कोल्हापुरी चप्पलें? और जरूरी नहीं है वो कोल्हापुर में मिलती है, बाटा कोल्हापुरी चप्पलें बेचती है कंपनी, ऑथेंटिक कोल्हापुरी चप्पलें बाटा के मिल जाती हैं। द मनोती आर्ट ऑफ बीकानेर, द मनोती आर्ट ऑफ बीकानेर which involves decorating articles with camel skin are pivotal. The Manoti art of Bikaner, which involves decorating articles with camel skin, are pivotal.
कभी किसी ने कैमल सफारी की है, ऊंट की पीठ पे बैठ करके घूमे हैं? ऊंट जब खड़ा होता है, पहले तो बैठा रहता है, उसके ऊपर बैठ जाइए, फिर जब ऊंट खड़ा होगा उठकर, वो समय इतना हार्ड होता है, अपना खोपड़ा बचाने का समय होता है वो, कि वो ना फूटे, क्योंकि ऊंट खड़ा हुआ और आप ज्यादा बिदके तो गए आप नीचे, सीधी सी बात है। ऊंट जब खड़ा होता है तो बड़ा टेंशन का टाइम रहता है, और जब वो चलेगा तो आप जयपुर की सड़कों पर, जोधपुर में, बीकानेर में, कहीं आप जाएं जरूर, अरे यही तो वो चीजें हैं जिसको जिसको आदमी याद करता है घूम फिर के। जाके किला देख के आ गए, ऊंट पे बैठे ही नहीं तो क्या राजस्थान देखा? राजस्थान दिखता ही ऊंट के ऊपर बैठ के है, अपने पैरों पे नहीं दिखता है राजस्थान। तो ऐसी जगह जाए ना, तो ये डेलिकेसीज क्या होती हैं? डेलिकेसीज किसी एरिया की फेमस यही तो होती है। उत्तराखंड की क्या डेलिकेसी है बताओ भाई? डिक्की खोल के गाना बजाना वो है तो उत्तराखंड के, बजाएं कोई भी कहीं के भी। देखिए, क्राफ्ट्स फ्रॉम मेटल्स, क्राफ्ट फ्रॉम मेटल्स, फर्स्ट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द मेटल वर्क इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड पेन्स। कभी भी किसी पान वाले की दुकान पे जाना, ठीक है, तो देखना वो जो पान भिगा के रखता है ना, वो एक पीतल के बर्तन में भिगा करके रखता है, उसमें ऊपर तक पानी भरा रहता है, पीतल का रहता है वो। मोस्ट ऑफ द मेटल वर्क इज यूज फॉर मेकिंग pots and pans like the badla, which are semicircular or rounded pots made in Marwar by zinc. Made in Marwar by zinc. किसी पान वाले की दुकान पे जाएंगे, लाल रंग का भीगा कपड़ा आपको सब ऑल ओवर इंडिया दिख जाएगा, कोई और कलर का कपड़ा नहीं इस्तेमाल करते। ये कुछ ट्रेडिशंस हैं, चले आ रहे हैं, वो उससे पता चल जाता है। इसको कहते हैं एम्बियंस। पान की दुकान पर जाके वो लाल रंग का भीगा कपड़ा, उसमें पान लिपटे रखे हैं, वो हटाएगा धीरे से, फिर कांची से काटेगा। यहाँ तो उतना प्रचलन नहीं है, हमारी तरह तो बात बात पे पानी खा लेते हैं, कुछ नहीं उन्हें मिलता है तो पान खा लेते हैं। देहरादून में आई गेस पान, एक जो आपको अच्छा पान खाने को मिलेगा वो होता है अराउंड 50 रुपए, 50 रुपए का एक पान है, 40 से कम क्या देगा वो। हम लोगों के यहाँ पान 20 रुपए का अभी भी चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा रेट में या प्राइसेस में अंतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जियां तो ऑल ओवर इंडिया एक जैसे एक ही दाम में बिक रही हैं, तो पान में ही ऐसे क्या बिजली गिरी है ना? तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उतनी सेल नहीं है, तो वो जो एक दिन में जो कम पान बिक रहे हैं तो वो महंगा करके बेच रहा है अपना बेचारा गुजर बसर करने के लिए। अब बेच ही रहा है, दिन में 3-4 पान खाने वाले आए, 20-20 रुपए का उसने पान बेच दिया, 80 रुपए कमाएगा क्या? तो इसलिए वो 50 रुपए का कम से कम एक पान बेचता है। और उत्तर प्रदेश में वहां तो बच्चा बच्चा पान खा रहा है ना, तो फिर उनके लिए निकल आता है, वो 15 रुपए का 20 रुपए का पान दे देते हैं। तो ठीक है, पान बुरी चीज नहीं है, पान में जो गुटखा डाल के खाते हैं वो बुरी चीज है, पान बुरी चीज नहीं है। पान अगर पान में कत्था लगा करके खाया जाए तो वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पान बुरा नहीं है। पर लोगों ने पान में बुरी चीजें डाल के अब पान को बदनाम करा दिया है ना? ये है। देखिए, सेकंड पॉइंट, मुरादाबाद इज फेमस फॉर बारीक काम। मुझे तो कहना नहीं चाहिए, लोग बुरा मान जाते हैं, पूरे दिन शराब पीने वाले पान वालों को ये सीख देते हैं कि तुम पान मत खाओ, ये बुरी चीज है। हम तो कभी नहीं शराब पिए, आप पान ठोक बजा के बोलते हैं कि खाते हैं, जब मिलेगा तो खाएंगे मीठा पान, और कोई नहीं। मुरादाबाद इज फेमस फॉर बारीक काम और डेलिकेट वर्क, इसलिए कहते हैं जिसके घर शीशे के हैं वो दूसरों के पे पथराव ना करें, और किसी ने आपके कर दिया तो घर टूट जाएगा। इसलिए मुरादाबाद इज फेमस फॉर बारीक काम और डेलिकेट वर्क। थर्ड पॉइंट, राजस्थानी आर्टिस्ट्स हैव परफेक्टेड द स्टाइल ऑफ
Third point is Rajasthani artists have perfected the style of koftagiri. Koftagiri that involves inlaying a light metal on a dark side. So stop. It is famous in Alwar and Jaipur. Inlaying a light metal on a dark side. Full stop. Artists, it is famous in Alwar and Jaipur. Last लिख लेंगे. Embroidery. सबसे पहला चिकनकारी कहाँ का है? लखनऊ का. लिख लिए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश. जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो आप अपना वो बता देना, ऐसा तो सर बताएंगे, पढ़ाएंगे. ठीक है. लखनऊ का वो बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा और ये दारुल शफा, वो सब उसमें करवा देंगे. ठीक है. असफी मस्जिद, सब कुछ हो जाएगा. लखनऊ गया है आप में से कोई? कभी आप गए हैं, देख के आए हैं? बड़ा इमाम बाड़ा देखा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. हजरतगंज चौराहा बहुत फेमस है लखनऊ का. जब मायावती मुख्यमंत्री हुई तो मायावती को नीले रंग से बड़ा प्रेम है. आपको कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, मायावती को नीला रंग बहुत पसंद है. तो उन्होंने जब वो किया तो ऐसा हो जाता लीडर से, जैसे नवीन पटनायक है, उन्हें पीच कलर बहुत पसंद है. उन्होंने पूरा भुवनेश्वर पीच कलर का करवा दिया. सारी सरकारी भवन ये इस कलर में हो गए हैं. सर जब मैंने पहली बार देखा, मैं सर से भी हंसा. मैंने, सर आप भी नवीन बाबू के चक्कर में आ गए क्या? तो मायावती ने पूरा नीली लाइटिंग करवा दी थी हजरतगंज पर. नीली लाइटिंग एकदम. अब तो एलईडी का जमाना है. उजाला स्कीम के तहत सब लाइटें बदल दी गई हैं, सब वाइट रोशनी में हजरतगंज चौराहा चमकता रहता है. पर लखनऊ का वही एरिया जो बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, चौक एरिया कहलाता है बेसिकली, बस वही अच्छा है. और वरना एक गोमती रिवर फ्रंट अच्छा है. वरना आपकी गाड़ी बाकी के लखनऊ में ऐसी फंसेगी कि ट्रेन भी छूट जाएगी और कुछ देख भी नहीं पाओगे. तो लखनऊ की हालत अब वो है. और लखनऊ में ऐसा नहीं है जैसे अपने देहरादून में अफसर निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता. सीएम साहब बगल से हमारे निकल गए, धामी जी, मालूम ही नहीं चला. लखनऊ में है तो डीएम भी मूव करता है तो रास्ते पे पता चल जाता है कि जिलाधिकारी निकल रहा है लखनऊ का. यूपी में थोड़ा इस मामले में, इसीलिए जो लोग ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा रहते हैं उनका यूपी कैडर उन्हें बड़ा पसंद आता है. क्योंकि यूपी कैडर में हर आदमी प्रधानमंत्री है. हर अफसर वो एसडीएम ही हो जाए तो प्रधानमंत्री हो जाता है अपने आप में. और आजकल तो बिल्कुल सुप्रीम पावर का जमाना है ना. बुलडोजर से नीचे बात ही नहीं होती है. तो सुप्रीम पावर में तो और ज्यादा मजे हैं अधिकारियों के. तो ऐसे में गोल्डन कार्डर हो जाता है यूपी कार्डर. मेहनत कर लो, हो सकता है आपको ही मिल जाए. जरदोजी, उत्तर प्रदेश. जरदोजी. फूल पत्ती का काम, उत्तर प्रदेश. फूल पत्ती का काम, उत्तर प्रदेश. मुकेश, उत्तर प्रदेश. मुकेश, उत्तर प्रदेश. कांथा, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. कांथा, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. मैंने सर को कल वचन दिया था, सर मैं एक दिन में ये निपटा दूंगा. और देख लो आप, और आप किसी भी किताब से मिला लेना, पूरा कोर्स आपका ये इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है. कोई टॉपिक छोड़ा भी नहीं और एक दिन में निपट गया. और हंसते खेलते समय व्यतीत हो गया, मालूम भी नहीं चला. लिखिए, पीपली, ओडिशा. पीपली, ये सब वो है, कढ़ाई का काम है, एम्ब्रॉयडरी के काम है, सब अलग अलग स्टेट्स के. फुलकारी, पंजाब. पीपली, ओडिशा. फुलकारी, पंजाब. पहले फुलकारी केवल लेडीज के लिए था, अब धीरे धीरे करके उसका जेंट्स सेगमेंट भी आने लगा है. बेस कोट है और वैसा, पर वो लगता, उसका लुक तो लेडीज वाला ही आता है. तो मेरा मानना जेंट्स गुरेज करें उसे पहनने से, तभी सही रहेगा. देखिए, बाघ, पंजाब. बाघ, पंजाब. नेक्स्ट इज काशीदाकारी, जम्मू कश्मीर.
काशिदाकारी, जम्मू कश्मीर. Then Ari, Jammu Kashmir and Gujarat. Dharaniya, Gujarat. Dharaniya, Gujarat. Then Heer, Gujarat. Then Rabari, 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 Gujarat. Then Banni, Gujarat. Then Katwark, Rajasthan and Gujarat. Katwark, CUT, Katwark. आगे लिख लेंगे मिरर, जो भूल जाए कटवर्क में मिरर होता है, मिरर. इसकी बेडशीट्स भी आती हैं कटवर्क की. बेडशीट्स, कर्टन्स, वॉल हैंगिंग्स, कुर्ते, साड़ियां, सूट, सब आता है कटवर्क का. मतलब कपड़ा किसी ने पहना, कोई उसमें अपना चेहरा देख रहा है, शीशा लगा हुआ है. कटवर्क है. देन पिछवाई. अरे पिछवाई की मेरे पास एक, मैंने कल उसके फोटो ली थी. पेंटिंग्स में मैंने कल आपको पिछवाई पढ़ाया था. कहाँ की फेमस है भाई पिछवाई पेंटिंग? ऐसा मत करो भाई, कल ही तो बताया था. हाँ राजस्थान का. कौन सी जगह है? मैंने फिर बोला था, मेवाड़ नहीं है. इट इज नाथ द्वारा, पुष्टि मार्ग, राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर. ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये है पिछवाई. अब ये कपड़े के ऊपर बना हुआ है, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति रखी है, उसके पीछे से टांग दीजिए, पिछवाई पेंटिंग हो गई. लोग इसे घरों में भी लगाते हैं. बहुत बड़े बड़े साइज की आते हैं, पूरी पूरी दीवार के बराबर की आती हैं. जैसा जैसा वहां पे नाथ द्वारा जाइए, और नाथ द्वारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है. नाथ द्वारा सब पहुंचते हैं नाथ द्वारा. ठीक है, देखिए गोटा राजस्थान, गोटा राजस्थान. देन अक्षिदा, अक्षिदा बिहार. देन कसूती कर्नाटका, कसूती कर्नाटका. देन शामिलामी मणिपुर, शामिलामी, शामिलामी मणिपुर. टोडा तमिलनाडु, टोडा एक ट्राइब है तमिलनाडु की. टोडा तमिलनाडु. बंजारा आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका निपटा, खत्म. विजुअल आर्ट खत्म. परफॉर्मिंग आर्ट का समय आ गया है. परफॉर्मिंग आर्ट हम थर्सडे से शुरू कर देंगे. सबसे पहला डांस, 8 क्लासिकल डांस पढ़ाऊंगा. फोक डांस मेरे बस का नहीं पढ़ाने का. ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो में कुछ बोल रहा है, वीडियो बंद करने के बाद कुछ बोल रहा है ना. वीडियो चालू है, अभी बोल रहा हूँ. 8 क्लासिकल डांस हैं. ठीक है, टोटल 9 हो जाते हैं. एक कल्चर मंत्रालय ने एक अपना बनाया हुआ है, तो उसको भी 9वें को भी लगा लेंगे. बस 9. फोक की उम्मीद मुझसे मत करना, क्योंकि मैं अपने बुढ़ापे तक आपको फोक नहीं पढ़ा सकता हूँ. फोक पेंटिंग, फोक म्यूजिक, फोक डांस इतना ज्यादा है. 25 30, अरे भाई सारी कॉपी भर जाएगी. पैसा कौन देगा नई कॉपी का? इसलिए लिमिट में रहेंगे, पढ़ेंगे. जो उसको फॉलो करते रहो. करंट अफेयर को, उसमें जो आ रहा है उसको फॉलो करो. नहीं समझ में आएगा मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा, मगर इतना लिखने का काम नहीं है. सॉरी. ओके, थैंक यू.